Good morning, students of class 9. My name is Himanshu Paliwal from the Central High School. The subject is social science, and in this class, we are going to study the first chapter, French Revolution. France is basically a country in the European continent. आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा. And revolution is nothing but to change something. विद्रोह जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में क्रांति भी इसको कहा जाता है. Like for an example, if you have heard of 1847 revolt, the American revolt, the English revolt, so ये सब हुए क्यों? क्योंकि जो लोग रहते थे वहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, वो उन्हें बदलना चाहते थे. So in order to change the government, they used the way of revolt. The French Revolution started in 1789 and it prolonged into 10 years. इसमें 10 साल का पूरा टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में. तो आप मान सकते हो कि 1789 से स्टार्ट होगा, 1799 तक ये चलता है. It lead to wide range of political and social changes and has a huge impact on modern world. जो भी इसके अंदर चेंजेस अपनाए गए, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस जो अपनाए गए, वो पूरे विश्व द्वारा सराहा गया. क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो अभी आज का जो अपन वर्ल्ड देखते हैं, इसमें जितने भी चेंजेस आए उसका आप बेसिकली रफ आइडिया बोल सकते हो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एबॉलिश्ड मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, जहाँ पे राजा का राज चलता था. बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे राज करती थी. तो रेवोल्यूशन से हुआ क्या, जो वहाँ पे राजतंत्र जो था ख़त्म हो गया. लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो नेपोलियन एक इंसान था, नेपोलियन की डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही वहाँ पे वापस आने लगी. मतलब रेवोल्यूशन से एक तो मोनार्की ख़त्म हो गई, मोनार्की मतलब राजतंत्र मैंने आपको बता ही दिया, और फ्रांस क्या होता है एक रिपब्लिक बन जाता है. लेकिन उसके बाद में नेपोलियन की जो तानाशाही थी वो वापस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. इसके कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो कॉजेज़ थे उसको आज भी हिस्टोरियन डिस्कस करते हैं. लेकिन अगर हम ब्रीफ आइडिया लगाएं तो 4 इसके कॉजेज़ थे: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल. वैसे बेसिकली आप ये जो 4 कॉजेज़ हैं, आप अगर किसी भी रिवॉल्ट में इनको लिख देते हो तो आपका आंसर सही माना जाएगा. बिकॉज इफ़ यू स्टडी एनी ऑफ द रिवॉल्ट, सो दीज 4 विल बी द कॉमन रीज़न ऑफ एनी ऑफ द रिवॉल्ट. कि किसी भी विद्रोह के होने की ये 4 बेसिक कारण आपको, रीज़न आपको मिल सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बर्बन डायनेस्टी थी वहाँ पर. बर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे उनको लुई बोलते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है लुई 14, फिर लुई 15. सो देर नेम वर लुईस एंड फिर उनको आगे काउंट करते थे. सिमिलरली लुई 14 यहाँ पर है, फिर 15 आगे 16 आएंगे. ठीक है. सो द बर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे, जो किंग थे, उनको डेस्पोट कहा जाता है. डेस्पोट का मतलब होता है निरंकुश. निरंकुश मतलब जो चाहते हैं वो आप करोगे, जैसा आपको विद्रोह करना है, जैसा आपको अत्याचार करना है लोगों पे, आप किसी की नहीं सुनते और वो करते जाते हो, तो उसको बोलते हैं निरंकुश. सो लुई 14 की अगर हम बात करें, इसकी वजह जो ये यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं 1643 टू 1715. सो बेसिकली देर वर द टाइम ऑफ देयर रूलिंग. ठीक है. सो आप बेसिकली बोल सकते हो कि लुई 14 जो उनका जो टेन्योर है 1643 से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है 1715 को. लुई 14 वाज एन एब्सोल्यूट डेस्पोट. एब्सोल्यूट डेस्पोट मीन्स कि बिल्कुल जो कट्टरपंथी जो होते हैं वो लुई 14 थे. लुई 14 ट्राइज टू सेंट्रलाइज द पावर. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है कि जितनी भी आप, जैसे जो उनका जो किंगडम था उसमें जो भी डिसीजन लेने होते थे सब के सब कौन लेंगे, अब लुई 14 लेंगे. जो उनके जो फ्यूडल होते हैं, जो मतलब मंत्री वगैरह होते हैं, उन सब से पावर लुई 14 ने छीन ली थी और सब के सब डिसीजन जो है लुई 14 ही लिया करते थे. सो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. मतलब एक ही केंद्र से, एक ही पॉइंट से सब के सब डिसीजन लिए जाना, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. लुई 14 का जो टाइम पीरियड था, जो मैं आपको बता चुका हूँ 1643 से 1715, इसको गोल्डन एरा भी कहते हैं क्योंकि लुई 14 ने काफ़ी सारी वॉर जीती. अब ही फॉट मैनी वॉर्स एंड वॉन ऑल्सो. लेकिन उससे फ्रांस को कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है वॉर लड़ने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, एमिशन चाहिए आपको, काफ़ी सारा इसमें एक्सपेंडिचर होता है. तो उन सब की वजह से जो फ्रांस था वो काफ़ी सारा डेप्थ में चला गया. डेप्थ मतलब कर्ज में डूब गया फ्रांस.
ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लुई 15। लुई 15 के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि वो कुछ ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में थे नहीं, ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थे वो, क्योंकि उनका जो राजतंत्र था वो अच्छे से नहीं संभाल पाते थे। अब मैंने लुई 14 के टाइम पे आपको बताया कि दैट फ्रांस वाज इन डेप्थ, ठीक है। लुई 15 के टाइम पे क्या होता है, लुई 15 का जो टाइम पीरियड है वो 1715 से 74 तक रहता है। तो लुई 15 के टाइम पे एक इंग्लिश वॉर चलती है बिटवीन द इंग्लिश चैनल मीन्स द ग्रेट ब्रिटेन एंड दी फ्रांस। तो उसमें क्या होता है कि 7 years ऑफ वॉर होती है, जिसकी वजह से जो फ्रांस का जो कर्ज था वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि 7 साल तक अगर कोई लड़ाई चलेगी तो आपको पता ही कि उसमें कितना सारा खर्चा होगा। तो इस वजह से फ्रांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में चला गया था। सो फ्रांस के डेप्थ में जाने की स्टार्ट कहाँ से होती है, लुई 14 से होती है, देन इट बिलोंग्स टू लुई 15 ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट जो लुई हमारे पास आते हैं वो है लुई 16। इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस द लुई 14, लुई 15, नाउ वी आर हैविंग लुई 16। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट बेसिकली ये पे लुई 16 ही है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में इसको सिर्फ लुई से मेंशन किया हुआ है, आगे भी शायद स्लाइड्स में हम इसको लुई से मेंशन करें। द रीज़न इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि अगर आप देखो मैंने आपको बोला था द वॉर स्टार्टेड इन 1789, ओके, एंड लुई का जो पीरियड है, लुई 16 का पीरियड 74 से 92 है, सो 89 इज बिटवीन दिस। तो हमारे वॉर के जो मेन रीज़न है वो लुई 16 ही है ना। तो इनको बुक्स में बेसिकली लुई 16 ना मेंशन करके सीधा लुई मेंशन भी कर रखा है। सो इफ़ यू आर सीइंग ए लुई देन इट इज़ लुई 16 बाय डिफॉल्ट। ओके, लुई 16 हैज़ वेल इंटेंडेड बट कुड नॉट ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स। इनकी इच्छा तो हमेशा अच्छा ही सोचते थे हमारे देश के लिए, उनके देश के लिए, मतलब उनकी जो डायनेस्टी थी उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाते थे। रीज़न, क्योंकि कुछ बोल्ड डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, कुछ हार्श आपको डिसीजन अपने अंदर लेने होते हैं, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते थे। बैक ट्रैक फ्रॉम हिज डिसीजंस ईजिली। अब उसके अंदर क्या होता था, बैक ट्रैक का मतलब होता है कि अपने डिसीजन से पीछे हट जाना, तो वो काफ़ी ईजिली अपने डिसीजन से पीछे भी हट जाते थे। हिज वाइफ वॉज एन ऑस्ट्रियन वाइफ। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप के अंदर, उस टाइम पे ऑस्ट्रियन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन राजा की जो बहन है मेरी अंतोनेट, वो उनकी वाइफ हुआ करती थी लुई 16 की। लुई 16 की जो वाइफ है मेरी एंटोनेट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शी वॉज अ बैड एडवाइज़र। बैड एडवाइज़र मतलब कोई अच्छा डिसीजन वो दे ही नहीं पाती थी राजा को, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों था मैं आपको आगे बताता हूँ। जो डिसीजन मेरी एंटोनेट देती थी वो राजा के लिए हमेशा उल्टे ही साबित होते थे, ठीक है। जिसमें से एक रहा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता होगा दैट अमेरिका स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द पीरियड ऑफ 1775। उसी के अराउंड फ्रांस ने क्या करा, फ्रांस स्टार्टेड हेल्पिंग अमेरिका एंड अमेरिका गैन इंडिपेंडेंस। बट इससे फ्रांस को कोई बेसिक फ़ायदा नहीं हुआ, नो गेन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप सोचोगे कि कोई फ़ायदा हुआ नहीं तो फ्रांस ने ऐसा किया क्यों था। फ्रांस बेसिकली डिड इट टू बिट्रे इंग्लैंड, क्योंकि आपको पता होगा इंग्लैंड से फ्रांस की ये भी 7 साल की लड़ाई चली रही थी। तो उसी को प्रोलंग करते हुए फ्रांस ने कदम उठाया टू हेल्प अमेरिका। अब आपको अगर याद हो तो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ कि लुई 14 के टाइम से फ्रांस जो है वो डेप्थ में मतलब कर्ज में जाता जा रहा था। उसमें अमेरिका की हेल्प भी करी। तो हेल्प करने का मतलब उसमें काफ़ी सारा खर्चा भी आता है आपको। अगर आपको आर्मी भेजनी है, इफ़ यू वांट टू सेंड एन आर्मी, उसका भी कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ इक्विपमेंट्स अगर चाहिए तो उसका भी एक्सपेंडिचर है। सो एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो फ्रांस पे अभी भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और राजा ने अपने लिए एक महल बनाया, पैलेस ऑफ वर्साइल, जो फ्रांस में नहीं था। बेसिकली इट वाज एट द आउटर ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का जो बाहर का जो जंगल वाला घना एरिया होता है उसके अंदर होता था जो पैलेस ऑफ वर्साइल, ठीक है। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द पैलेस ऑफ वर्साइल, आपको पूरा दिया हुआ है, जो पूरा बाहुबली के सेट जैसा आपको दिख रहा है। सो दिस इज द पैलेस ऑफ वर्साइल, ओके। अब आप इसमें देख सकते हो कितना सारा इसमें एक्सपेंडिचर किया हुआ है, पूरा जो कांच का बना हुआ महल है ये। सो दिस इज़ वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर, है ना। सो यू इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्रांस पे कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और फिर आपने ये महल और बना दिया। अब ये महल ही एक रीज़न था कि राजा सही डिसीजन नहीं ले पाते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि देखो मैंने आपको बताया दिस वाज एट द आउटर ऑफ फ्रांस,
तो जो राजा थे, जो किंग थे लुई 16, वो जो जनता है उससे कट जाते थे, उनसे बात नहीं हो पाती थी, उनसे इतना घुल मिल नहीं पाते थे। तो जो भी उनकी वाइफ उस टाइम पे बोलती थी उससे मान जाते थे, है ना। सो दैट इज़ वाई द रीज़न कि राजा सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी प्रजा चाहती क्या है। फिर भी आप उनके लिए अगर कुछ करना भी चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो चाहता है क्या है। जब पता ही नहीं तो आप उनके डिसीजन कैसे ले पाओगे। सो दैट इज़ वाई द फ्रांस लेड इन वेरी मच ऑफ डेप्थ। इसको अब अगले स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।